नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसपी पांडे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज की तारीख यानी कि 19 जुलाई ये इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लैंडमार्क जो है वो डेट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन है कि अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। एक्चुअली 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार बैंकों के नेशनलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हुई थी। सवाल ये उठता है कि क्या वो परिस्थितियां थी जिनकी वजह से बैंकों के नेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ उनका आउटकम क्या रहा। उस समय जिस समय ये प्रोसेस शुरू हुआ वो क्या गोल थे, वो क्या चीजें टारगेटेड थी जिनको ध्यान में रखते हुए नेशनलाइजेशन किया गया, ये सब बातें इस वीडियो में समझेंगे। कोशिश रहेगी कि आपके साथ एटलीस्ट वीक में एक या दो वीडियो नेसेसरली मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। होपफुली मैं आज से जो ये सिलसिला शुरू कर रहा हूं ये आगे चलता रहेगा। बहरहाल लौटते हैं टॉपिक पे। नेशनलाइजेशन क्या होता है? बहुत सीधी और सरल बात अगर कहें नेशनलाइजेशन क्या होता है तो जब भी कोई सरकार किसी भी एंटाइटी को, यानी कि वो किसी भी प्राइवेट एंटाइटी को या कोई भी ऐसी चीज जो उसके कंट्रोल में नहीं है उसको जब ओन करती है, ओन एक एस्पेक्ट है उसको जब कंप्लीट रेगुलेट करती है या उसका मैक्सिमम रेगुलेशन वो अपने हाथ में लेती है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये उस प्राइवेट एंटाइटी को ओन करके नेशन के जो टारगेट है, नेशन का जो गोल है उसकी तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब नेशनलाइजेशन द्वारा किसी प्राइवेट एंटाइटी को पब्लिक सेक्टर एंटाइटी दी जाती है और इस पब्लिक सेक्टर एंटाइटी देने के पीछे जो पर्पस होता है वो ये होता है कि उसका जो गोल है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग से चेंज करके उसको कलेक्टिव बेनिफिट की तरफ लेके जाया जाए। यानी कि कहने का मतलब जब कोई एक प्राइवेट एंटाइटी होती है तो वो इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग पर फोकस होती है। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग होता है और जब उसको गवर्नमेंट ओन कर लेती है तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, तब वो कलेक्टिव जो है बेनिफिट के लिए काम करने लगती है, जिसे हम लार्जर टर्म में वेलफेयर कहते हैं। तो ये तो नेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। बैंकों के नेशनलाइजेशन का क्या हासिल है, तो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। उस चार्ट को आप एक बार देख लीजिए ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्या क्या चीजें हैं जो इस चार्ट में हिस्सा है। तो एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए प्लीज। देखिए चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नेशनलाइजेशन है इसके जो चार मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल गोल है, उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीजनल बैलेंस है और फिर एड्रेसिंग बैंकिंग फेल्योर है। अगर हम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल गोल की बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें तीन बड़ी चीजें टारगेट की गई हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्रेडिट फॉर प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसको सपोर्ट करने की बात। एक्चुअली ये एस जो है उसकी जगह जी होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन नॉट ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल मोटिवेशन में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, एंड जो सेकेंड एस्पेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीजनल बैलेंसेस की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो है एक्सपेंशन इनटू रूरल एरियाज एंड रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, और एड्रेसिंग बैंकिंग फेल्योर ये अपने आप में एक टॉपिक है। आई होप आपने चार्ट समझ लिया होगा। तो अब एक एक करके एक एक चीज को हैंडल करते हैं। अगर हम फर्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल, तो ये एस्पेक्ट कवर करता है तीन चीजों को। पहला क्या चीज? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो हमने ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होगी कि हमने इसे रसिया से अडॉप्ट किया था, यानी हमारा इंस्पिरेशन जो है वो रसिया था। हालांकि वहां 10 ईयर की प्लानिंग थी, इंडिया ने उसे अपनी जरूरतों के मुताबिक 5 ईयर प्लान में शुरू किया और वो 51 से सिलसिला आगे चलना शुरू हुआ। तो प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हुआ कि हम 5 साल का एक टारगेट लेते थे
और उसको प्रायोरिटाइज करते थे, और प्रायोरिटाइज करके गवर्नमेंट उसको फुलफिल करने का प्रयास करती थी। तो क्या हुआ कि जब हम टारगेट लेते थे तो सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी फाइनेंसिंग कितनी बेटर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लानिंग है उसका आउटपुट फाइनेंसिंग पे डिपेंड करता है। तो जब बैंक जो कि लार्जेस्ट सरफेस पे देखा जाए तो बिफोर 1969 ज्यादातर वो प्राइवेट सेक्टर के थे, तो वो गवर्नमेंट को फंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती थी डेवलपमेंट की, बैंक उससे अलाइंड नहीं होते थे। तो ये जो नेशनलाइजेशन का पहला अचीवमेंट रहा वो प्लान्ड इकोनॉमी के टारगेट के साथ अलाइंड हो सका। फिर अब गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग में सुविधा होने लगी, और फिर इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है वो और ज्यादा इजी वे में पूरे किए जाने लगे। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। अब जाहिर बात है कि जब हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि जिस टाइम ये लॉन्च हुआ यानी 1969, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया मोर जो है टुवर्ड्स सोशलिस्ट कंट्री था, और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको शुरू हुए ज्यादा से ज्यादा कुछ 29 इयर्स हुए थे। 50 में हम हमारा संविधान लागू होता है, यानी एक तरीके से हम देखें तो रियल सेंस में हमारा पूरा जो सिस्टम है वो 1950 में रन करना शुरू करता है, और 69 में ये हो गया। तो जाहिर सी बात है ये 29 ईयर में देश ने बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे गोल जो इस टाइम फ्रेम में अचीव करने की कोशिश की गई वो नहीं पूरे हुए। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज रही वो ये रही कि जो रूरल सेक्टर है, जैसे हम आज पायलट एरिया कहते हैं, इन सारी जगहों पर ये चीजें जो हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं पहुंच पाया। तो सरकार ने ये किया कि अब इन रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट है, जो पैसा है, वो उन तक पहुंचाने का काम बैंकिंग के थ्रू किया जाए। और आपको मैं एक डेटा दे दूं तो बिफोर 1969 जो टोटल बैंकिंग होती थी उसका सिर्फ 2% जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को वो लोग लेंड करते थे, यानी वहां 2% से ज्यादा वो पैसा नहीं खर्च करते थे बैंक्स। अभी जो है इसको जब नेशनलाइज किया गया तो ये संख्या फिर धीरे धीरे बढ़ी। अभी हम रिजल्ट पे वापस आएंगे। तीसरा जो टारगेट इसमें लिया गया, जैसा मैंने बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना। आपको पता है कि 1967-68 में हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और जिसमें खाद्यान्न फसलों को जो है इंक्रीज करने का, मैसिव इंक्रीज करने का टारगेट लिया गया, और जिसमें गेहूं और चावल ये दो जो फसलें थी ये प्रायोरिटाइज रही। और आपको मालूम है कि ये जो टारगेट लिया गया ये इंडिया को खाद्यान्न के सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की स्टेटस बनाने के लिए लिया गया। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स था उसकी जरूरत थी, यानी कि एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा लेंड किया जाए लोन, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड किया जाए। तो बैंकिंग सेक्टर उसके लिए एक टूल्स के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स थे। तो नेशनलाइजेशन का जो तीसरा गोल था वो ये था। इसके बाद अगर हम सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो पहला इसमें पॉइंट आता है कि सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी। जाहिर बात है कि जो स्कीम्स थी सोशल वेलफेयर की उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, बजटिंग की जरूरत होती है, और वो बजटिंग बैंक्स से जो उसकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है बैंकों से पूरी होती है। तो इसलिए ये काम एक टूल्स के तौर पे मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करने के लिए, जो पिछड़े सेक्शन जो लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो अगली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे क्यों कंट्रोल करने की बात की जा रही है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस समय गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा चीजों को एज ए मैटर ऑफ प्रोड्यूसर यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर को ओन करती थी। तो उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा चाहिए होते थे। कंट्री में जो टैक्स कलेक्शन था वो उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से है। ग्रॉस प्रोडक्शन अगर कम होगा तो टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट का कम होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को बैंकों से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती थी। और इसमें जाहिर बात है वेलफेयर प्लान ऐसे थे कि पॉवर्टी जो एलिवेशन है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्लान थे, हाउसिंग के, रूरल अर्बन हाउसिंग के, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि 1969 से पहले जो है ज्यादातर बैंक जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बैंक्स हुआ करते थे। तो दे आर अ काइंड ऑफ मोनोपोलाइज्ड फोर्सेज, फाइनेंशियल फोर्सेज हुआ करती थी, और वो जाहिर बात है अपने तरीके से, मनमाने तरीके से करती थी। तो उनकी मोनोपोलाइजेशन को और कैपिटलिज्म का जो इमर्जिंग उस समय खतरा दिख रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए ये
स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद अगर हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैसे जो बैंकिंग है उसे रूरल एरियाज में एक्सपेंशन दिया जा सके, उसे कैसे प्रमोट किया जा सके, यानी बैंकिंग को जो कि अभी अर्बन सेंट्रिक थी उसे हम रूरल लेवल पर कैसे ले जा सके। इसके अलावा जब हम इसको एक्सपेंशन दे पाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसमें फुलफिल होता था कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसे कम किया जा सके, यानी रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जैसा मैंने अभी एक पॉइंट और गोल के बारे में बताया था कि एक और चीज जो उस समय इशू थी जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन का स्टेप लिया गया वो ये था कि जो बैंकिंग फेलियर हो रहा था 50 और 60 के डिकेड में कई सारे ऐसे बैंक थे जो पब्लिक ट्रस्ट को जो है वो नहीं मेंटेन कर पाए और वो कोलैप्स कर गए। तो उन कोलैप्सेस को रोकने के लिए फिर उसको जो है नेशनलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और फिर उसकी सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पे आरबीआई ने उनको जो है मॉनिटर और रेगुलेट करना शुरू किया जिससे वो और ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो सके, स्टैब्लिश हो सके। तो ये तो रहा मेजर तौर पे जो बैंक का उस समय नेशनलाइजेशन करने का इनफैक्ट रीजन, सिचुएशन या पर्पस, ये आपका पॉइंट है। अब हम आते हैं कि आखिर उसका रिजल्ट क्या है, क्या हासिल हुआ। आफ्टर ऑल कोई भी जब पॉलिसी लाई जाती है तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो तभी कंप्लीट होता है जब हम उसके इनिशिएट होने के समय से लेकर के उसकी प्रोसीडिंग, उसके इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसके आउटकम तक एक पूरा चक्र उसका देखते हैं तो उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होगी बैंकों के नेशनलाइजेशन की जब हम उसका इनपुट समझ लेंगे, यानी कि रिजल्ट समझ लेंगे। तो रिजल्ट के लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं चाहता हूं एक बार आपको चार्ट फिर देख लें ताकि आपको रिजल्ट समझ में आ जाए। मैंने इसको मेजर तौर पे दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो वो जो पॉजिटिव आउटकम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को आगे चल करके, और एक वो है जिन पर क्रिटिसिज्म होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए मैं इस चार्ट में पुट ऑन कर दिया हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए। देखिए चार्ट में आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव आउटकम में कुछ 4-5 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क, सेकेंड पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, थर्ड पॉइंट है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें या क्रिटिसिज्म की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एक बड़ा रीजन है, उसके बाद राइजिंग एनपीएज ये बड़ा इशू है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट शॉर्टकट स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, और रिड्यूस्ड कंपटीशन ये अगला स्टेप है। आई होप कि आपने चार्ट देख लिया है। अब हम एक एक करके इस चीज को डील करते हैं। तो पॉजिटिव आउटकम में जैसा कि पहला पॉइंट आपने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क। आपको एक छोटा सा डेटा, ओवरऑल डेटा दे देंगे। डेटा बहुत सारे हैं लेकिन अगर मैं डेटा यहाँ पुट ऑन करता हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वीडियो, और मैं समझता हूं कि कन्वीनियंट होना और वो कॉन्सेप्ट समझ में आना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं डेटा को थोड़ा रिड्यूस रखूंगा। बस आपको फैक्चुअल क्लियरिटी के लिए एक डेटा देना चाहता हूं कि जब 1969 में नेशनलाइजेशन शुरू किया गया तो बैंकिंग की ऑलमोस्ट जो संख्या थी, ब्रांचेस थी, वो कुछ 8000 के अराउंड थी। और अगर हम रिसेंट डेटा ले लें जो कि 2019 तक का एक डेटा मुझे मिला, तो मैं उस डेटा से आपको बताऊं तो 2019 में जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो पहुंच चुका है इंडिया में 59,000, यानी कि 8000 से हमने 59,000 की जर्नी, नियर अबाउट 60,000 की जर्नी कंप्लीट की, और ये अपने आप में एक मैसिव अचीवमेंट है। इसका आगे चल करके प्रॉफिट आपको पता है कि फिर जनधन स्कीम से और ज्यादा एम्पावर्ड हुआ, क्योंकि जो ब्रांचेस थी उसमें और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी स्पेशली रूरल एरियाज की और बढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुई आगे चल करके लोगों की सेविंग्स को बैंकों तक पहुंचाने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। क्या हुआ कि जब 1969 में नेशनलाइजेशन शुरू हुआ तब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सेविंग का वो ये था कि 8000 के अराउंड जो है वो ब्रांचेस जो सेविंग्स थी वो ये थी कि 5970 के आसपास थी, यानी कि ये जो नंबर है 5970, इसको हम 6000 ले सकते हैं, ये करोड़ रुपए में फिगर है। उस समय की जो सेविंग्स थी वो कुछ 6000 करोड़ रुपए के आसपास थी, और अगर हम रीसेंट डेटा देखें जो कि 2020 का हमारे पास है वो है 140.6 लाख करोड़। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस नेशनलाइजेशन का आउटपुट कितना वास्ट है। जो 6000 से जर्नी डिपॉजिट की शुरू हुई थी वो आज 150 लाख के अराउंड पहुंच रही है, 140.6 लाख, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं कि जो इंक्रीजमेंट हुआ पब्लिक ट्रस्ट का उसका ये रिजल्ट है।
इसके बाद जाहिर सी बात है लेंडिंग सेक्टर की प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चेंज हुई। वो इस सेंस में चेंज हुई कि इससे पहले जो बैंक्स होते थे जनरली वो सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर को ही प्रायोरिटाइज रखते थे, और इंडस्ट्री से भी लार्ज इंडस्ट्री से ताल्लुक है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की कोई बात नहीं है। तो जब ये प्रायोरिटी चेंज हुई तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो बैंकों की प्रायोरिटी का हिस्सा बन गई। पहला ये था कि एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट फ्लो है वो एग्रीकल्चर की तरफ पहुंचा, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ पहुंचा, और फिर जो रीजनल एक्सपोर्ट हैं, जो रीजनल लेवल पे एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फाइनेंसिंग की सुविधा है वो पहुंच पाई। तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ जिसमें एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, रीजनल जो प्रोडक्ट हैं, और जो एमएसएमईज के यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग है उनको इनहेंस किया गया। और अगर मैं आपको डेटा के तौर पे बोलूं तो आज जीडीपी में 27% जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन का वो एमएसएमई सेक्टर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जो अगला टारगेट हमने अचीव किया थ्रू दिस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसा आप जानते हैं कि मिलियंस ऑफ जो पॉपुलेशन है उसके पास तक बैंकिंग जो है वो रीच पहुंची, और उसमें उसकी सेविंग्स का डिपॉजिट होना, फिर उनको जरूरत पे लोन मिलना, तो इस तरीके से जो मोबिलिटी ऑफ मनी है वो अश्योर हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड, लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो इनहेंस हुआ। और इसको आगे चल करके जैसा मैंने अभी अर्लियर डिस्कस किया था कि जनधन योजना ने और एम्पावर्ड किया। इसके बाद आते हैं जैसा कि स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात। तो मैंने शुरू में कहा कि एक बड़ी वजह थी स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को बैंकों के एश्योर करना, जो कि नेशनलाइजेशन ने करके दिखाया। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आई तो चूंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, हम जो है पूरी दुनिया में बच पाए, जबकि ये ग्लोबल लेवल पे 1929 के बाद सबसे बड़ा रिसेशन था और पूरी दुनिया इसमें जो है वो इम्पैक्ट हुई थी। बट इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो है वो इतना अच्छा और स्मूथली काम किया कि हमारी इकोनॉमी ने उतने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देखे। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, कुछ चैलेंजेस हैं जो वो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इन टोटल फिगर अगर हम देखेंगे तो चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि ब्यूरोक्रेटिक जो इनएफिशिएंसी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब पब्लिक सेक्टर बैंक ओन करेगा तो उसमें रेट टेपिज्म बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की भी प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इम्पैक्ट करती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज राइजिंग एनपीए। एनपीए राइज करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब प्राइवेट एंटिटी किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कुछ लेंडिंग जो है उन लोगों को हो जाती है जो लोन रिकवर नहीं करते या लोन रिटर्न नहीं करते। तो ऐसे में एनपीएस की प्रॉब्लम होती है। आपने जो नाम है कुछ मेहुल चोकसी से लेकर के और विजय माल्या तक वो सारे नाम सुने हैं, और वो यही एनपीएस को इंक्रीज करने से जुड़े हुए नाम है। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। उसका रीजन ये होता है कि जाहिर बात है कि बैंक्स को जो बैंक रेट तय होती है आरबीआई के द्वारा वो ये होती है कि एक बैंक रेट स्ट्रिक्टली बता दी जाती है कि उससे ज्यादा कोई जो लोन है वो नहीं। फॉर एग्जांपल की बैंक रेट तय हो गई 8%, तो कोई भी बैंक ऐसा नहीं होगा कि जो लेंडिंग है इंटरेस्ट रेट की वो 8% से कम करेगा। लेकिन अब उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि होम लोन का चार्ज अलग हो जाता है, कार लोन का अलग हो जाता है, पर्सनल लोन का अलग हो जाता है, इस तरीके से एजुकेशनल लोन का अलग हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें कि कंपटीशन रिड्यूस होने की, तो ऑब्वियसली जब कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है तो उसका कंपटीशन ज्यादा होता है, जब पब्लिक सेक्टर का वह हिस्सा बन जाता है तो कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स रहे जो बैंकिंग सेक्टर के नेशनलाइजेशन से जुड़े हुए थे। मेरी आज की जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली जो नेशनलाइजेशन है उसके पर्पस, उसका गोल, उसका अचीवमेंट, इसका एक एंटायर ओवरव्यू देने से है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो इंटरेस्ट है, उसको मैं मीट कर पाया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।